दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स हुए में। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। आज का जो सेशन है वो मिक्स MCQ प्रैक्टिस सेट है और उसके बाद आपको NPA मिलेगा, PNB का। NPA सबका एक ही है लेकिन उनके पथ प्रदर्शक से उनको देखने को मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो कल का MCQ लगा है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपने उसकी तैयारी भी की होगी और पढ़ा भी होगा, क्योंकि अब सभी बैंकों के पेपर नजदीक आने वाले हैं। तो इसी बार दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए पढ़ने का। इसी बार सब क्लियर कर जाओ और सब पढ़ जाओ, ताकि आप भी एक अच्छी पोस्ट पे जा सको और आपका इस सब स्टाफ से पीछा छूट जाएगा। अब पीछा क्या छूटना है, मतलब प्रमोशन हो जाएगा आपका, है ना। आप जो भी मैं बातें बोलता हूँ उनको माइंड में मत लिया करो कि सर आपने ऐसे बोल दिया है, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि प्रमोशन लेना। तो आप भी प्रमोशन लेके आप आगे की तरफ अग्रसर हो जाएं, मैं उम्मीद ये करता हूँ। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का जो सेशन है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है NI एक्ट से। डेली डेली NI एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना, डेली। कि सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विथ, कि जो सेक्शन 6 है उसके अंदर कौन सा NI का एक्ट है जो सेक्शन 6 में आते हैं, है ना। NI एक्ट में क्या क्या आते हैं, चेक जरूर आता है उसमें ना। तो आपने ये चीज देखना है, जब चेक आ रहा है तो चेक का नाम जहां भी हो तो NI एक्ट में आपने टिक मार देना, है ना। पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा है ट्रंकेटेड चेक यानी कटे फटे चेक, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक, चेक का इलेक्ट्रॉनिक रूप। तो तीनों NI एक्ट की 6 उस धारा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अब। बस मेरा कहने का यही मतलब है, बाकी कुछ नहीं है आपको डेली डेली ऐसे क्वेश्चन कराने का। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स, कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील कर कौन सा है। प्रगतिशील बोले तो जो मतलब घटता तो क्या, जो बढ़ता ही रहता है आपकी इनकम के साथ, वो बढ़ता रहता है। वो कौन सा टैक्स है इनमें से। पहला है कस्टम ड्यूटी, जो सीमा का शुल्क होता है। दूसरा है डेवलपमेंट सरचार्ज, विकास का जो अभिभार है। तीसरा है सेल्स टैक्स और चौथा इनकम टैक्स। तो इसका आंसर भी आप आसानी से कर दोगे कि जो इनकम टैक्स है ना, जिसको आयकर टैक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रगतिशील। अब क्यों बोलते हैं उसको प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स, उसको इसलिए बोलते हैं कि अभी अभी आप सब स्टाफ हो तो आपका टैक्स नहीं कट रहा है। जैसे आप क्लर्क बन जाओगे, आपकी 50-60 हजार रुपये तनख्वाह हो जाएगी, तो आप 7 लाख से ऊपर वाली रेंज में आ जाओगे तो आपका इनकम टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। सैलरी बढ़ी, टैक्स बढ़ा। जैसे आप स्केल 1 बनोगे, सैलरी बढ़ी, टैक्स बढ़ा, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। दोबारा बता देता हूं मैं। अभी आप सब स्टाफ हो, है ना, तो आपकी इनकम कम है अभी, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हो। आप एक साल में 5 लाख रुपए कमा रहे हो, है ना। जैसे अब जैसे ही आप क्लर्क बनोगे, आप एक साल में 8 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही आप 7 लाख से ऊपर जाओगे तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाएगा। तो जब आप 5 से 8 आए तो प्रोग्रेस की, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स या आयकर टैक्स। इसी को कहते हैं, क्योंकि आपकी पहले 5 लाख थी फिर 8 लाख हो गई। अब जैसे 8 से 13 होगी, 13 लाख, तो आपका यहाँ पर भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इनकम टैक्स को ही प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, ठीक है। आयकर को प्रगतिशील कर माना जाता है, इसको प्रगतिशील कर माना जाता है इनकम टैक्स को ही, क्योंकि आय स्तर बढ़ने पर भी इसकी दर बढ़ती रहती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, की इनमें से एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें ये बताना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, वो कौन सा है। GST, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट कर है। इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट कर है। GST कस्टम ड्यूटी, ये भी डायरेक्ट कर है। लेकिन जो कस्टम ड्यूटी कॉर्पोरेट टैक्स है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको मैं ये बता देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स होते कौन कौन से। ईंधन, शराब और सिगरेट पर उत्पाद शुल्क। देखो,
ईंधन हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इनके जो उत्पाद शुल्क सभी अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष कर का स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि आय अर्जित करने वाला व्यक्ति ही कर का तुरंत भुगतान करता है, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करता है। ठीक है, ये है इसके अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट? इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है? जब आप, खैर आपने तो, आप लोगों की अपनी अपनी बैंक की ऐप होगी ना, तो उसमें एक सेक्शन आता है 80C करके, फिर 80C भी आता है, 80CC भी आता है। तो जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप, अगर आपने पीपीएफ करा रखा है, अगर आपने एलआईसी करा रखी है, अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो आप उसमें मेंशन करोगे तो आपका इनकम टैक्स कम कटता है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है जो इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्ट में आता है। देखो, होम लोन आता है, मैंने आपको बता दिया है। पीपीएफ आता है, मैंने वो आपको बता दिया है। एलआईसी आती है, वो मैंने आपको बता दिया है। जितने भी सरकारी फंड होते हैं वो करीब करीब आते हैं। लेकिन अगर आपने एफडी कर रखी है तो एफडी नहीं आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफडी, ऑप्शन नंबर 4 की सेविंग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में एफडी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? कि जो सिडबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1988, 1992 और 1994। तो जो सिडबी की स्थापना होती है वो होती है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, 2 अप्रैल 1990। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ। इसका काम होता है कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना और उनके जो विकास में अपना सहयोग योगदान करना, उससे कहते हैं सिडबी। अब आपने मेरे को ये बताना है जो सिडबी है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, है ना? ये तो अब वो हो जाएगा एफडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया था सिडबी वाला। तो सिडबी की स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। और आपने मेरे को सिडबी की फुल फॉर्म बतानी है ना, सिडबी की। थोड़ा मैं पीछे हो गया था इसलिए दोबारा रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969? कि भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? पहला ऑप्शन है 14, 15, 10 या 8। तो भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो बाद में 6 बैंकों का नेशनलाइज हुआ वो कब हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपने ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण बैंक विकास के लिए जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता या मुंबई? तो उसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। आपको जो मैक्सिमम हेडक्वार्टर हैं वो आपको मुंबई में मिलेंगे, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा सब, लेकिन मैक्सिमम मुंबई में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी इस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द। कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो अपना जो रजिस्टर है
वो किसके तहत करवाया था उन्होंने? एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। मैं आपको बताया भी था, जो एटीएम नॉन बैंकिंग वाले होते हैं, वो जो लगाते हैं, आपको मैंने परसों भी बताया था, इंडिकस बैंक हो गया, है ना, जो इंडिकस का एटीएम हो गया, तो एनबीएफसी है। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, मतलब कौन से एक्ट के तहत? पहला है आरबीआई का एक्ट, कंपनी एक्ट 1956, एनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी कंपनी एक्ट 1956, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 1913। तो एनबीएफसी का जो एक्ट है वो आया था 1956 में। 1956 में एनबीएफसी का जो एक्ट है वो के तहत बैंक आए थे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइज हेल्प इन रिसॉल्विंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इशू वर्ल्ड वाइड, कि दुनिया भर में ऐसा कौन सा संगठन है जो मदद करने के लिए और भुगतान के संतुलन के लिए हेल्प करता है, मतलब कंट्रियों की, जो कंट्री जैसे कहीं पे समस्या आ जाती है, जैसे श्रीलंका में क्राइसिस आ गया था, ठीक है, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? जैसे नेपाल में भूकंप आ गया था, उनकी हेल्प कौन करेगा? तो उसके लिए वर्ल्ड में कौन ऐसा संगठन है जो इनकी हेल्प करता है? पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आईसीसी, तीसरा अंकटाड, और चौथा आईएमएफ। तो इसमें जो हेल्प करने वाला एक ही है, उसको बोलते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में ऐसा कौन सा नोट है जिसको भारत की सरकार छापती है? अब छापना है क्या, फिर भारत सरकार तो सभी नोट छाप रही है ना। पहला ऑप्शन है 100 रुपए, दूसरा है 500, तीसरा है 2000, और चौथा है 1 रुपया। तो भारत में जो ये जो प्रिंट करती है नोट को, वो करती है ऑप्शन नंबर बी, डी, 1 रुपीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, जो मांग और कीमत का क्या संबंध है? आपने पहली बार सुना होगा ये भी, कोई आपने कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन सुना होगा, आपने लॉकर और बैंकर के बीच में रिलेशन सुना होगा, आपने बेनिफिशियरी ट्रस्ट रिलेशन सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला रिलेशन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा संबंध होगा। इसके म्यूचुअली अपोजिट, इंटीमेट, इवन और ऑड। तो जो डिमांड और प्राइस के बीच में संबंध होगा वो होता है म्यूचुअली अपोजिट। ठीक है, म्यूचुअली अपोजिट का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। मांग और कीमत के बीच संबंध होता है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जब जैसे टमाटर बढ़ गए थे 200 रुपए किलो, तो उसकी मांग कम हो गई थी, लोग कम खरीदने, क्योंकि अगर रेट ज्यादा हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा। तो जब रेट बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे उसकी कीमत कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नॉर्मली एज पर केवाईसी गाइडलाइन, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट, ये जो छोटे अकाउंट होते हैं, जमा खाते, उनकी वैधता अवधि कितनी होती है केवाईसी के दिशा निर्देशानुसार? 6 मंथ, 1 साल, 2 साल या 5 साल। लेकिन जो केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार जो छोटे खाते होते हैं उनकी जो वैधता होती है जमा खाते की, वो होती है 1 साल मात्र। तो ये था आज का सेशन जो कि सभी बैंकों के लिए था, ठीक है। और इसके बाद का जो सेशन है वो हो जाएगा आपका एन पीएनबी के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ पीएनबी एनपीएस वाला, मेन जो पॉइंट है उनको कवर करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-4 करूँगा जो मेन है। वैसे मैं एनपीए आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर जरूर दें। तो मैं शुरू करता हूँ
पीएनबी का सेशन अब ये है पीएनबी पद प्रदर्शक का एनपीए मैनेजमेंट, ठीक है भाई। और अगर मैं आपको आज बताऊं एनपीए के, थोड़ा ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आपको कम ही बताऊंगा, लेकिन पद प्रदर्शक 2025 और 26 का है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं यहाँ से आज का सेशन। सबसे पहली बात तो जो एनपीए है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। एन एसेट इंक्लूडिंग अ लिस्ट एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर जब आप कहीं से लोन लेते हैं और अपना लोन नहीं चुका सकते तो वो केस एनपीए हो जाता है और अकाउंट सीज होने की कगार पे रहता है, ठीक है। इसका जो टर्म लोन की बात करूं मैं, इफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 दिन के बाद, अगर आपने इसका जो लोन है, जो आपकी किस्त है वो पे नहीं की है, तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट है आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशन, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर ऑफ 90 डेज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब चलता हूँ आगे, क्योंकि हर चीज आपके लिए ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट of account, credit card of accounts, if the minimum amount due mentioned in the statement is not paid fully within 90 डेज के अंदर, ड्यू एज द मेंशन एज द स्टेटमेंट। अगर आपने, फिर वही बात आ गई कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, अगर आपने 90 दिन से ज्यादा उसको पेमेंट नहीं किया तो फिर वो भी एनपीए के घेरे में चला जाता है। अगला है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट इंटरेस्ट ओनली, branches should classify the account of NPA only in the interest charge during the quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter। आपने क्वार्टर के उसमें अगर उसको बिल को चार्ज, इंटरेस्ट रेट को चार्ज नहीं किया है तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है। डिटरमिनेशन ऑफ एनपीएस बोरोड वाइज नॉट फैकल्टी वाइज। नेक्स्ट आता है अगला है कि एडवांस टू स्टाफ मेंबर्स अंडर स्टाफ मेंबर स्कीम। जो स्टाफ मेंबर की वेलफेयर की स्कीम है वो होती है शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए ओनली व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। स्टाफ वाले को भी ड्यू डेट में सबको ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा जो एनपीए होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर में। द क्रॉप सीजन for the each crop, which mean the period up to harvesting of the crop range would be determined by the state level banker committee in each state। हर बैंक, हर स्टेट जो भी एग्रीकल्चर वालों को उनके क्रॉप के हिसाब से लोन देता है, कृषि के हिसाब से लोन देता है और अपने हिसाब से उनको टाइम पीरियड वो सेट करता है। तुमने इस सीजन की क्रॉप, अगले सीजन की क्रॉप में आपने हमारे को जो लोन है वो चुकता करना है, क्योंकि उसमें सीजन का हिसाब होता है कि एक सीजन, दो सीजन, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है ये चीज, है ना। नेक्स्ट, अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। देखो बात पहले की जाती है, ग्रांट किया जाता है कि आपने 2 जो क्रॉप सीजन है उसके बाद आपने, तब तक आपका लोन इसमें है, पासिंग है, और तब तक आपका लोन एनपीए में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 क्रॉप सीजन के बाद आपने लोन को दिया तो आपका अकाउंट है वो एनपीए में चला जाएगा। नेक्स्ट, अ लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
इंटरेस्ट देयरफॉर रिमेन्स ओवरड्यू फॉर वन क्रॉप। अगर कई जो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो वो होता है, ग्रांट होता है, वो एक क्रॉप सीजन के लिए ही वो लोन ले सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड का है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड का है। किसान क्रेडिट कार्ड अमाउंट वुड बी डिमांड टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। इट इज remains out of order for a period of 2 crop season, 1 crop season as a case में भी, कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर जो लोग लेते हैं तो वो 2 जो सीजन होते हैं। क्रॉप सीजन का मतलब होता है कि आपने इस बार धान कर ली, एक सीजन ही हो गया, और फिर अगली बार एक सीजन और हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं चुकता कर पाए, क्योंकि आपने धान को उगाया फिर उसको बेचा, तो तभी तो आप अपना लोन पे करोगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है भाई। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मंथली ऑफ इरेगुलरली अकाउंट्स क्रॉप बेस्ड। अब आपको बताता हूँ, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर ड्यू पीरियड 1 से 364 दिन, 365 से 546 दिन और 547 729 दिन, ये शॉर्ट टर्म का है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 1 से 364 सेम डे है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में डे ही सेम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, ये तो मैं आपको वर्बली आपको सुना रहा हूँ बस, क्योंकि इसमें कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। कैटेगरी ऑफ एसेट्स, इसको सुन लेना जरा। ये जो एसेट, एक होती है स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है डाउटफुल एसेट, एक होता है लॉस एसेट। स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डिफॉल्ट, डाउटफुल और लॉस एसेट। सबसे पहले आता हूं मैं स्टैंडर्ड एसेट पे। स्टैंडर्ड एसेट इज one which does not disclose any problem and which does not carry more than normal risk attached to the business such as asset is not an NPA। जब तक स्टैंडर्ड एसेट्स होता है, जब तक आप रुपए भरते रहते हो, वो स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है, तो उसमें आपके रुपए, आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाता है। ठीक है। अब इसमें टाइम पीरियड होता है, देखो, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, तब जाके आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, अभी एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2, देखो, इरेगुलरी प्रिंसिपल 0 अप टू 30 दिन के लिए। उसके बाद एसएमए 1 आता है 31 से 60 और एसएमए 2 आता है 61 से 90 डेज। एसएमए 2, अब पहले स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड में ही आता है 90 दिन तक ना। अब आता है सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन व्हिच इज रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। ये 12 मंथ का मतलब होता है 1 साल। सब स्टैंडर्ड में आप आकर 1 साल तक आपका अकाउंट एनपीए में जाना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डाउटफुल। एन असेट इज क्लासिफाइड, उसको जो तुम्हारा सब स्टैंडर्ड है उसको क्लासिफाइड किया जाता है कि भाई ये 12 महीने तक इसने कोई इंटरेस्ट कोई पे नहीं किया, तो तब आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में जाना शुरू हो जाता है। अब डाउटफुल एसेट में भी होते हैं डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में 1 साल तक रहता है, डाउटफुल 2 में 1 से 3 साल तक रहता है, और फिर डाउटफुल 3 में 3 से ज्यादा दिन तक रहता है आपका खाता, आपका एनपीए अकाउंट। डाउटफुल 1 1 साल, डाउटफुल 2 1 से 3 साल और डाउटफुल 3 3 से ज्यादा साल। सबसे पहले आता है आपका स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और तब आता है आपका लॉस, जो कि आपको नीचे आ जाएगा पढ़ने में कि लॉस क्या है। ये अगला आता है लॉस असेट, कि ए लॉस असेट इज वन वेयर द लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक of internal or external auditors of the RBI inspector, but the amount has not been written off fully। कि मतलब तब तो आरबीआई का जो इंस्पेक्शन हो जाता है
ऑडिटर आ जाते हैं कि भाई ये अकाउंट लॉस हो चुका है, इसको ये तो पूरा ही एनपीए हो गया, इसको कहते हैं लॉस असेट। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आपका आता है स्टेट वे डाउटफुल, फिर स्टेट वे लॉस। इतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सबसे पहले देखना है स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड में SMA1, SMA2, SMA3 होता है। फिर होता है सब स्टैंडर्ड। ठीक है, सब स्टैंडर्ड होता है। फिर उसके बाद होता है डाउटफुल, डाउटफुल में डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 1 साल, डाउटफुल 2 1 से 3 साल, और डाउटफुल 4 3 से ऊपर। फिर उसके बाद आता है लॉस असेट। फिर खाता आपका एनपीए में कंप्लीटली चला जाता है, और ऑडिटर भी, आरबीआई भी, सब कहते हैं खाता आपका लॉस हो चुका है। तभी तो बैंकों में ज्यादा खाता होने, एनपीए होने की वजह से बैंक काफी सारे उनका बिजनेस कम भी हो चुका है। लेकिन इस साल एनपीए बहुत कम हुई है बैंकों का, आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो इस बार आपका एनपीए अच्छा रहा है। ठीक है, 2025 में। तो ये था आज का सेशन। और पीएनबी वालों थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, है ना। मैं तो साफ साफ बोल देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी भी है और थोड़ा सब स्टाफ को दिक्कत भी है। लेकिन आपने जो मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड, SMA 0 1 2, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, और लॉस असेट। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।